स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी पर। और आज हम लोग देखेंगे 65वीं बीपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 में जो कंडक्ट कराया गया था बीपीएससी द्वारा। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, ये 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। क्योंकि आप लोग नेक्स्ट बीपीएससी आप लोग देने जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है, साथ ही साथ ये समझना है कि साथियों प्रश्न कहाँ से आते हैं और किस तरह से आते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए साथियों, तो आप जीएस रिसर्च एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। देखिए साथियों, इसको देखने के बाद क्या होगा, बहुत सारा कुछ क्वेश्चन रहता है जो रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। और लेकिन आपको इससे पता चलेगा कि करेंट अफेयर जो आपका करेंट अफेयर का जो पोर्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से किस तरह से पूछा जाता है, करेंट अफेयर कैसे पूछा जाता है। प्लस में आपका स्टैटिक जीके किस तरह से दिया हुआ रहता है, ठीक है। स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको पता चलेगा। इसमें एक और है साथियों, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का भी प्रश्न रहता है। ये मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न रहता है वो कितना प्रश्न रहता है और किस तरह से रहता है, उसका लेवल क्या रहता है, ये भी आपको पता चलने वाला है। तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। देखिए साथियों, ये फर्स्ट प्रश्न में बोला गया था, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी, ठीक है। मांस जो है वो 2017 में मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी थी साथियों वो 5% थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए बोला गया था वह प्रथा, ठीक है। बोला जा रहा है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं, वह प्रथा जिसके अंदर या तहत किसान स्वयं जो है भूमि का मालिक होता है। क्या होता है, किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार, देखिए, और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप इसको गौर से देखिएगा। देखिए दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था साथियों, ये बोला जा रहा है वह प्रथा, ठीक है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और राज्य और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कौन प्रथा है, जमींदारी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी प्रथा, 10 साला प्रथा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसका ई ऑप्शन रहता है, इसमें 5 ऑप्शन रहता है, ठीक है। जेपीएससी में आपका 4 ही ऑप्शन रहता है। इसका दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ पैटर्न समझना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन थ्री में था, देखिए क्वेश्चन 3 पूछा गया था, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्राचित भंडार में है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में जो है साथियों कुल विदेशी मुद्रा प्राचित भंडार में है, कितना है। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। बोला जा रहा था निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो चौथा में है साथियों, देखिए पहला बोला जा रहा है नाबार्ड, ये पता है आपको, नाबार्ड एक बैंक है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, और इसका जो ऑप्शन था साथियों यहाँ पर देखिए दिया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक और उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये नाबार्ड बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नाबार्ड बैंक हो जाएगा, ठीक है। नाबार्ड हो जाएगा इसका जो हो जाएगा नाबार्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बिना देर किए हुए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था, 5 में बोला गया था, देखिए EPCG का पूर्ण रूप क्या है। देखिए आपको इस तरह से PDF को डिज़ाइन किया गया है ताकि आप जब भी इसका PDF से आप रिवीजन करें तो आपका आसानी से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा आपका उसके नीचे आंसर की आपको लिख दिया गया है। बोला जा रहा है कि EPCG का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। पांचवा प्रश्न आपका है। बोला जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिया था एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, और आपका जो सी नंबर में था एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स या एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन, और ऑप्शन नंबर ई था। तो 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सपोर्ट ई से क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट, पी से हो जाएगा प्रमोशन, और सी से कैपिटल, और आपका जैसे गुड्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं ये छठा प्रश्न जो पूछा गया था साथियों, ठीक है, 6 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए पूछा गया था, छठा प्रश्न जो आपको पूछा गया था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी। कितना प्राप्त होगी, 3,500, 2,000, 3,000 या 1,500, ठीक है। तो ये जो 6 का जो राइट आंसर था साथियों, ये 3,000 था, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करने के बाद उसको न्यूनतम जो है पेंशन कितना दिया जाएगा, 3,000 दिया जाएगा प्रति माह, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा गया था। 7 में देखिए साथियों पूछा गया था, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। देखिए अभी ये चर्चा में बना हुआ, ठीक है, किसान बिल। यहाँ पर पूछा गया था इससे प्रश्न कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। फर्स्ट था कृषि लागत, फर्स्ट जो था आपका साथियों क्या था, कृषि लागत, और आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग, नाबार्ड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। कहाँ, भारत में करता है, ठीक है। अब आते हैं साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको पूछा गया था, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो है वो किससे संबंधित है साथियों, ठीक है। तो इसका देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया था। पहले बोला जा रहा है मुद्रा, ऑप्शन ए, दूसरा GDP, जनसंख्या, GNP, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू वृद्धि दर जो है ना साथियों, ये जो है आपका GDP से है, ठीक है, किससे है, GDP से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, GDP से संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था 9 में बोला गया था, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019। देखिए एग्जाम कब हुआ था, 2019 में हुआ था, 65वें BPSC, जिसमें आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो आप करंट अफेयर का क्वेश्चन किस तरह से पूछता है आप ध्यान में रख सकते हैं इसको, ठीक है। बोला जा रहा है बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया गया था, चंपारण, मोतिहारी, राजगीर, गया, ठीक है। तो 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ये किया गया था मोतिहारी में किया गया था, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में देखिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019। देखिए नीति आयोग से प्रश्न पूछा गया था। नीति आयोग का नाम जो है पहले क्या था साथियों, योजना आयोग था, जिसको 2015 में बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। बोलता है कि अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है, ठीक है। स्वास्थ्य सूचकांक जो होता है, ठीक है, हेल्थ इंडेक्स में बिहार राज्य का स्कोर पूछा था क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 32.11 स्कोर था। कितना था, 32.11 था, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11, आपको बोला गया था क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया था लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। लंदन में जो है इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र। ये 11 थे साथियों। और इसमें जो है एक ऑप्शन और है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ था, लेकिन इसका लंदन में जो इंडिया हाउस का संस्थापक था ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है साथियों, श्यामजी कृष्ण वर्मा दिया हुआ है,
क्या होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ था। देखिए ऑप्शन डी इसका दिया हुआ था साथियों, तारकनाथ दास। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया था। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे। अब 4 ऑप्शन दिया गया था साथियों। फर्स्ट सरोजनी नायडू, सेकेंड सी राजगोपालचारी, विनोबा भावे और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपको पूछा गया था साथियों, यहाँ पर पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए ये एनटीपीसी में भी प्रश्न आ चुका है, एनटीपीसी में प्रश्न जो इस बार एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है साथियों। इसमें बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या क्या ऑप्शन था, कस्तूरबा गांधी था आपका, फिर आपका था श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और भक्ति लक्ष्मी देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला हम लोग देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया था, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ, कुमार मिश्र और सत्यनारायण। ठीक है, तो इसका जो किया था साथियों, महादेव लाल सराफ ने किया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 में देखिए साथियों पूछा गया था, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर दिया हुआ है राहुल साकृत्यानंद या यदुनंद शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 15 नंबर का, ये हो जाएगा आपका राहुल साकृत्यानंद ने किया था। ठीक है, कब, 1939 में। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए साथियों आपका मैथ से प्रश्न था। ठीक है, 16 आपका क्या था, मैथ से प्रश्न था। यहाँ बोला जा रहा था समेसन n बराबर 1 से लेकर के 15 तक, n बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, 15 तक, इसको क्या करना था, ऐड करना था। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर मैथ पढ़ते होंगे तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अगला देखते हैं साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17 जो साथियों पूछा गया था, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त बी और ए के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 17 था। ठीक है साथियों, इसको आप जरूर बनाइएगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 भी देखिए आपका मैथ से प्रश्न था। ठीक है, 18 भी आपका क्या था, मैथ से प्रश्न था। देखिए क्वेश्चन 18 में बोला जा रहा है साथियों, 2 रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय बताइए। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको, और आप बना के खुद बताइएगा हमको। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 19 में देखिए साथियों बोला जा रहा है, 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कॉलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ये रीजनिंग मैथ दोनों कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी आप आंसर जो है हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आंसर आपके सामने यहाँ भी है, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये भी रहा आपका मैथ्स का प्रश्न रहा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आपका मैथ्स का प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है, इसको जरूर बताइएगा। अगर हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए साथियों यहाँ पर भी है जो मैथ्स का क्वेश्चन था, ये इक्वेशन 2 दिया गया था, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः XY है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। इसका भी आप लोग जो है आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आंसर आपके सामने है। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं साथियों। 22 जो दिया गया था, देखिए 22 था
80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं और न शतरंज। केवल शतरंज खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या है? ये भी आपका मैथ का प्रश्न है साथियों, तो आप इसका भी आंसर ज़रूर करिएगा, ठीक है, यदि आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हैं तो। अगर हम लोग देखते हैं बाकी आंसर का, आपको टेंशन नहीं कि कौन आंसर होगा, आपको PDF में दिया हुआ है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन 23, बोलता है श्रेणी, ये दिया हुआ का अगला पद क्या होगा? समांतर श्रेणी से आपका प्रश्न था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जिसका भी आपको ऑप्शन दिया गया है, इसका भी आप आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगला तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बोला जा रहा है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, तो बोलता है x² प्लस XY प्लस Y² का मान क्या होगा? इसको भी आप जरूर बनाइएगा यदि आप मैथ पढ़ते हैं। अगला जो देखते हैं साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए उसका ऑप्शन जो है 24 का ये दिया हुआ है, ठीक है। 25 देखते हैं। 25 का जो है एक प्रश्न आपको पूछा गया था कि यदि 5 का पावर था, इधर 125 का पावर था, तो x का मान ज्ञात करिए। ये भी आपके सामने 5 ऑप्शन दिया गया था, इसको भी आप बता करके आंसर कमेंट में बताइएगा। अगला जो प्रश्न था साथियों, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 26 था, ये पूछा गया था। देखिए फिर आगे हम लोग अपना पोर्शन GS में, यहाँ पर था 26 में पूछा गया था, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ठीक है, ये साथियों VVI का होल स्क्वायर कर लीजिए, एक प्रश्न को बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में। 26 नंबर में जो आपको बोला गया है साथियों कि हड्डियों की पढ़ाई, ठीक है, हड्डियों की पढ़ाई जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये जो होता है ना साथियों, ये ऑस्टियोलॉजी के तहत होता है। इसका ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? जो है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन की कोशिका में, विषाणु जिसको वायरस बोलते हैं, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, या शैवाल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा, ये इनमें से यहाँ पर एंजाइम नहीं होता है, इसमें एक से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका E हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? किस अंग में जो होता है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ये साथियों अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि मनुष्य के लिम्फोसाइट, मनुष्य में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अस्थि मज्जा हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29, ये 29। देखिए 29 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आयोडीन जो है साथियों वो मिली होती है, किस में मिली होती है? तो यहाँ देखिए दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनल और थायरोक्सिन, इंसुलिन, ठीक है। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साथियों थायरोक्सिन जो होता है उसमें आयोडीन का मात्रा होता है, ठीक है, मिली होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से जो पूछा गया था साथियों, एड्स किसके कारण होता है? ये भी VVI है फॉर ऑल एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न देखते हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं। बोला जा रहा है कि एड्स किसके कारण होता है, ठीक है। 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या क्या दिया हुआ था, पहले देख लेते हैं। हेलमिंथ, ये तो नहीं होगा। जीवाणु के कारण, कवक के कारण, या वायरस के कारण होता है साथियों। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कौन वायरस होता है, एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 31। बोला जा रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 5 मिनट में या फिर कितना में? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 मिनट में, 8 मिनट में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर E, तो सूर्य का जो प्रकाश है ना साथियों वो कितना पहुंचता है? 8 मिनट में पहुंचता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में आपका पूछा गया था साथियों निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है, मतलब कौन सा अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, बल तो नहीं होगा साथियों, ठीक है। आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका दाब हो जाएगा साथियों। दाब क्या है? अदिश राशि है, ठीक है।
दो अदिश और सदिश दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है दाब का मात्रक है किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए 33 का जो राइट आंसर है, 4 ऑप्शन दिया गया है। 33 का दाब का मात्रक जो होता है ना साथियों, वो केजी होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बोला गया था निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। कौन सा राशि है जिसका मात्रक नहीं है। साइंस से आपका प्रश्न था, आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो है ना साथियों, प्रतिबल का तो है, बल का भी है, विकृति का भी है, दाब का जो है वो मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में देखिए साथियों पूछा गया था वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में जो होता है ध्वनि तरंग क्या होती है, तिरछी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, विद्युत चुम्बकीय होती है, या फिर ध्रुवीकृत होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वायु में जो ध्वनि होती है ना साथियों, ये आपका अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ये मैं कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी का जो बुक होता है ना साइंस के लिए, उसको ज़रूर फॉलो करिए साथियों। वहाँ से प्रश्न आपको देखने को देखिए यहाँ पर मिल रहा है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है। देखिए स्टेट लेवल का जो पीसीएस होता है उसमें से एक ये जो प्रश्न है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, ये एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो साथियों आप भी डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है इसको ज़रूर सीख के जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले। 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये देखिए 50 डिग्री सेल्सियस को है ये कितना फ़ारेनहाइट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको जो है ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 122, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए बोला जा रहा है हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता। 4 ऑप्शन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 37 में। तो हर्ट्ज में जो है साथियों आवृत्ति मापा जाता है। ये भी आपका 9 क्लास का क्वेश्चन है। आप ज़रूर जब भी आप अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, सॉरी देखने नहीं, देने जा रहे हैं अगर आप एग्ज़ाम, तो आपको एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी का जो साइंस का बुक है, ये आपको 6 to 12 करके जाना चाहिए साथियों, ठीक है। 6 to 12 अच्छी तरह से कवर करके जाना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में जो आपको पूछा गया था साथियों, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है। मेडुला करता है, ठीक है, थैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है, या सेरेबेलम करता है। तो शरीर का जो तापमान है ना साथियों, ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39। ये 39 में बोला जा रहा है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। देखिए विद्युत धारा जो है किस उपकरण से मापी जाती है। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ये मीटर, वोल्टामीटर, या पेंटेशियोमीटर। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ए मीटर से। किससे, ए मीटर से, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में आपको पूछा गया था साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। एम्पियर तो नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, कूलम नहीं होगा, विद्युत शक्ति का वाट होता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था ये रिपीट था। 63वीं आपका जो है 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ये 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर मैंने इसको पीडीएफ में डिजाइन किया हुआ है। ये जो प्रश्न है साथियों आपका 63वीं बीपीएससी में प्रारंभिक प्रश्न पत्र 2017 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था, और फिर से आपका रिपीट किया गया है ये 2019 में। देखिए यहाँ पर है, इसलिए आप यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। हो सकता है
दो तीन प्रश्न आपका रिपीट कर जाए। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, VVI लगा लीजिए इस पर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जो है जनक किसे कहा जाता है? इसमें दिया हुआ देखिए रदरफोर्ड, ऑस्टिन, लोवोजियर और सीवी रमन। तो आधुनिक रसायन शास्त्र की बात किया जाए तो ये लोवोजियर को कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं